यही तो साला चोर है। इसी ने सारा पैसा खाया है। अरे नहीं नहीं, इसने नहीं, वो गांधी परिवार ने खाया है। लेकिन सरकार का मुखिया तो यही है ना। मुखिया होने से क्या होता है? असली रिमोट कंट्रोल तो गांधीज के हाथ में है। 2014 से पहले अक्सर आपको मीडिया में इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती होंगी। हर पॉलिटिशियन ने अपने हिसाब से इन पर कीचड़ उछाला। राजनीतिक दलों ने तमाम कोशिशें कर डॉक्टर सिंह की छवि दागदार करने की कोशिश की। न्यूज़ चैनलों ने इन पर चुटकुले बनाए तो अखबारों ने कार्टून्स। जब इससे भी तब के विपक्ष का मन नहीं भरा तो बाकायदा एक पूरा षड्यंत्र रचा गया सोशल मीडिया के माध्यम से। शायद ही ऐसा कोई आरोप हो जिससे डॉक्टर सिंह अछूते रहे हो। प्राइम मिनिस्टर को गाली देना फैशन बन गया था। सरकार पर लगने वाले सारे आरोप इन्होंने अपने ऊपर लिए। पार्टी पर लगने वाले सारे आरोप भी इन्होंने अपने ही ऊपर लिए, लेकिन कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। अगर ये जवाब देते बैठते तो शायद तब के विपक्ष के चाल में फंस जाते। दोस्तों, एक राजनेता जितना परिपक्व होता जाता है उतना ही कम बोलने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है भविष्य में जनता को सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or or for that matter, the opposition parties in parliament. I cannot, I think, divulge all the things that take place in the cabinet system of government. I think, taking into account the circumstances and the compulsions of a coalition polity, I have done as best as I could do under the circumstance. Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. डॉक्टर सिंह की प्रधानमंत्री रहते ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। उम्मीद है आप अपनी ज़िंदगी में हेल्दी और वेल्दी ज़रूर होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको हमारी कहानियों से लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, अभी कीजिए। 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गह गांव में सिखों के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने पलटे गए और पहला अक्षर जो सामने आया वो था म। ये पन्ने और कोई नहीं, गुरमुख सिंह और अमृत कौर पलट रहे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके यहाँ जन्म हुआ था आने वाले आधुनिक भारत के रचयिता का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। सिंह का शुरुआती जीवन बड़ा संघर्ष भरा और पीड़ादायक था। सिंह ने चलना सीखा ही था कि पहले उनके भाई और फिर उनकी माँ की मृत्यु हो गई। आगे उनका पालन पोषण उनकी दादी जमुना देवी ने किया, जिससे वो काफ़ी करीब भी थे। सिंह का बचपन अपने दादा दादी के यहाँ गुजरा, क्योंकि उनके पिताजी अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर घूमते थे। उनके पिताजी क्लर्क एजेंट थे जो अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट का आयात करते और वे फिर देश भर में बेचते। उनके परिवार की हालत इतनी खराब थी कि सिंह को मिट्टी के तेल के दिए जलाकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती। यही नहीं, सिंह मीलों चल कर स्कूल जाया करते थे। सिंह की प्राथमिक शिक्षा उर्दू माध्यम में पाकिस्तान के पेशावर के खालसा बॉयज़ हाई स्कूल में हुई, जहां उन्हें हॉकी और फुटबॉल खेलने का चस्का लगा। लेकिन ये चस्का 13 साल के होते होते स्कूल में होने वाली डिबेट्स की ओर मुड़ गया, जहां वो अपने प्रतिद्वंदी को सामाजिक और आर्थिक विषयों पर तथ्यों के आधार पर घेरा करते थे। आगे चलकर सिंह के पिता ने दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बहनें और 3 भाई हुए। सौतेली होने के बावजूद सिंह का अपनी माँ सीतावंती कौर से बड़ा लगाव था। काफ़ी सालों तक किराए के मकान में रहने के बाद
1946 में उनके परिवार ने पेशावर में एक घर खरीदा और सिंह भी अपने सौतेले भाई बहनों के साथ वहां रहने चले आए। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, आजादी के India will वक्त बंटवारे awake का to जेल life जेल and रहे freedom. लाखों परिवारों में एक सिंह का परिवार भी था। मनमोहन और उनका पूरा परिवार हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत के अमृतसर में आके बस गया, जहां उन्होंने हिंदू कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। सिंह की काबिलियत देखते हुए उनके पिताजी उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे और 1948 में उन्होंने 2 साल के एफएससी कोर्स में दाखिला भी ले लिया। लेकिन सिंह कहते हैं वो जल्द ही मेडिकल की पढ़ाई से ऊब गए। सिंह ने सिर्फ मेडिसिन की पढ़ाई ही नहीं छोड़ी, बल्कि थक हार कर साइंस भी छोड़ दिया और अपने पिताजी की दुकान पर काम करने लगे। कुछ दिनों में ही उन्हें समझ आ गया कि दुकानदारी उनका काम नहीं है और उन्होंने तो अपना रुख इकोनॉमिक्स की तरफ मोड़ लिया और आगे चल के इतिहास कायम किया। दोस्तों, ये सीख है उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों की काबिलियत और इच्छाओं को जाने बगैर उन्हें किसी भी फील्ड में जाने के लिए मजबूर करते हैं। सिंह ने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 1952 में और 54 में होशियारपुर के गवर्नमेंट कॉलेज यानी पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, जहां वो हमेशा फर्स्ट रैंक लाते और स्कॉलरशिप भी लेते। बाद में उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना इकोनॉमिक ट्राईपास कंप्लीट किया और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। पढ़ाकू सिंह 1-2 डिग्रियों से कहाँ संतुष्ट होने वाले थे। उन्हें तो कुछ अलग करने में, चुनौतियों का सामना करने में मज़ा आता और ऐसी ही एक चुनौती उन्होंने स्वीकार की जब न्यूफील्ड कॉलेज में उन्होंने रिसर्च शुरू की 1951 से 1960 के बीच भारत के एक्सपोर्ट पर। और इस रिसर्च का ही नतीजा था जो 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें मनमोहन से डॉक्टर मनमोहन सिंह बना दिया। पीएचडी के बाद तुरंत पंजाब यूनिवर्सिटी ने उन्हें प्रमोशन दिया और प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स के पद पर नियुक्त कर दिया। 1958 तक सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी बैलेंस कर चुके थे। एक साइड में वो कैम्ब्रिज से डिग्री ले आए थे और दूसरी साइड में उनके हाथ में एक स्टेबल टीचिंग जॉब और इनकम आ चुकी थी। लेकिन अभी भी उनकी पर्सनल लाइफ खाली खाली सी थी, जिसे भरा गुरशरण कौर ने 14 सितंबर 1958 को उनकी शादी हुई और 3 बेटियों का जन्म हुआ। अमृत सिंह जो एक ह्यूमन राइट्स लॉयर है, दमन सिंह जो एक राइटर है और उपिंदर सिंह जो एक हिस्टोरियन है। दोस्तों, यहाँ एक बात गौर करने वाली है, जहाँ आज के दौर में बेटियों को लड़कों से कम आंका जाता है, वहाँ उस समय सिंह ने अपनी तीनों बेटियों को न सिर्फ बराबरी का दर्जा दिया, बल्कि खूब पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। ऐसी सोच आज से 60 साल पहले एक दूरदर्शी व्यक्ति ही रख सकता था। सिंह चाहते तो बड़ी आसानी से अपने परिवार को राजनीति में ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने बच्चों को अपने दम पर नाम कमाने की सलाह दी। दोस्तों, सिंह एक बेहद काबिल एकेडमिशियन तो थे ही, बल्कि उससे भी बेहतरीन ब्यूरोक्रेट थे। शायद ही ऐसा कोई महत्वपूर्ण पद हो जो डॉक्टर साहब ने भूषित नहीं किया हो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड में काम करना हो, या फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करना हो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में एडवाइज़र के रूप में काम करना हो, प्रधानमंत्री वीपी सिंह के इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में काम करना हो, रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर का पद हो। दोस्तों, आपने अभी पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने सिंह साहब की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अगले पार्ट में हम जानेंगे आखिर मनमोहन सिंह को राजनीति में लाया तो लाया कौन, और वो कैसे देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुंचे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, अभी कीजिए, ताकि आपको कोई भी पॉलिटिकल स्टोरी मिस ना करनी पड़े। थैंक यू।